नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी से व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, तो जिसमें जीके जीएस का बहुत ज़्यादा योगदान है। जीके जीएस आप जानते हैं, जीके जीएस का इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है। फाइनली 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में हम 50 क्वेश्चंस लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है और सभी विषयों को समाहित करते हुए चल रहे हैं। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक हो या फिर आपका पर्यावरण हो, जो भी है सब कुछ समाहित है, कोई छूटा नहीं है। तो हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं। आपको टेस्ट में अपना स्कोर कार्ड बताना होता है कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आज ये जो है टेस्ट पेपर आपका 3 नंबर का है। तो टेस्ट 03 में भी 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, आपको यह बताना है। विकल्प में दिया गया आपसे 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। हाँ हुई। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हाँ। दिलीप सिंह को 2.5 लाख 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई, ऐसा नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही आपका जो है गलत है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बारी है। कह रहा है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? 1885 से, 1900 से, 1889 से या फिर 1917 से? किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना स्टार्ट कर दिया? तो महिलाएं मित्रों 1889 से भाग लेना स्टार्ट करती हैं। सही जवाब बी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा जटिल है। कालक्रम में इंगित करना है मित्रों। सभी घटनाओं को आपके कालक्रम में बैठाना है, यानी समय के अनुसार सही क्रम में बिठाना है। मार्लो मिंटो सुधार, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी है, या फिर दूसरे ऑप्शंस में दिया गया अगस्त प्रस्ताव है, फिर मार्लो मिंटो है, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी है, फिर गांधी इरविन समझौता है, या फिर तीसरे ऑप्शंस में दिया गया मार्लो मिंटो सुधार है, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी है, फिर गांधी इरविन समझौता है, फिर अगस्त प्रस्ताव है, या फिर जलियांवाला बाग है, उसके बाद त्रासदी है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता है, फिर अगस्त प्रस्ताव, मार्लो मिंटो है। तो मित्रों जो सही विकल्प बैठ रहा है वो मार्लो मिंटो, फिर जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है। 4 नंबर की बारी है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जेबी कृपलानी का है, अबुल कलाम आज़ाद का है और जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात आती है मित्रों, इसकी जो अनुशंसा होती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर्स हम डी के साथ बना रहे हैं। डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? नाम चंद्रशेखर आज़ाद का भी है, मास्टर सूर्यसेन का भी है, सच्चिदानंद सान्याल का भी और बाल गंगाधर तिलक का नाम भी दिया गया। तो सही जवाब बाल गंगाधर तिलक लगा लो। डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर की बारी है मित्रों। आपसे कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? नाम वीणा चटर्जी का है, मातंगिनी हाजरा का है, उषा मेहता का है और लक्ष्मी सहगल का नाम दिया गया। शहीद हुई महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है मित्रों। तो बूढ़ी गांधी की जो उपमा है मातंगिनी हाजरा सही जवाब है। सही जवाब सी के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नाम बी आर अम्बेडकर का है, ज्योतिबा फुले का है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं या फिर में से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो फाइनली ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। सैयद वंश के सुल्तानों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आपको सैयद वंश में बिठाना है। सही से कौन बैठ रहा है? तो खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक खां, अलाउद्दीन
अलाउद्दीन आलम शाह का नाम दिया गया। तो सैयद वंश के सुल्तानों को जो सही कालक्रम होगा मित्रों, वो पहले नंबर पे आपके खिजर खां होंगे, दूसरे नंबर पे आपके मुबारक शाह होंगे। तो दूसरे नंबर पे मुबारक शाह होंगे, तीसरे नंबर पे आपके मोहम्मद शाह होंगे और चौथे नंबर पे आपके अलाउद्दीन खिलजी होंगे। तो चौथे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी, पहले नंबर पे ये, तीसरा, हाँ बिल्कुल सही जवाब शी के साथ बैठ रहा है मित्रों, शी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनिए। नाम रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिणी तमिलनाडु के पांडव, उड़ीसा के पूर्वी गंगसागर और देवनागरी के उसना शासकों को पराजित किया। ऑप्शंस में दिया गया है, कौन सही होगा। तो रानी रुद्रमा वारंगल की काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका रही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एक सही है दूसरा गलत है, इसलिए केवल एक ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट के साथ आपका राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, आपसे कह रहा है मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ है। नाम धार्मिक स्थानों की दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, किसानों पर लगाए गए कर का प्रचार, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्री, तीर्थंकर, व्यापारी आदि के अस्थायी प्रवास पैदा करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, तो ये एक स्थान जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी यात्री, तीर्थयात्री, व्यापारी आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना होता है। सी के साथ हम सही विकल्प बिठाते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सजदा यानी दंडवत और पाबोश यानी सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ऐसा नहीं था। बलबन ने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। तो ऐसा था, नहीं था। तो ना तो एक ना ही दो, सही जवाब बनेगा डी के साथ आंसर्स लगेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। हम 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासक विभाजन का सही कालक्रम है। भुक्ति है, विषय है, बीथी है, ग्राम है। नाम है विषय भुक्ति बीथी ग्राम, बीथी भुक्ति विषय ग्राम, या फिर भुक्ति विषय ग्राम बीथी। ऑप्शंस में दिया गया सही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो भुक्ति है, फिर विषय है, फिर बीथी है, फिर ग्राम है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। नाम होयलेश्वर मंदिर का है, श्री राम मंदिर अयोध्या का है, कंदरिया महादेव मंदिर है, और उपरोक्त में से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया है। कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण, बेसर शैली का उदाहरण जो है होयलेश्वर मंदिर है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षौमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। नाटककार थे, जैन संत थे, दार्शनिक थे, या फिर मंदिर वास्तुकार रहे हैं। आपको बताना है किस लिए फेमस थे। ये सब नाटककार थे। तो सही जवाब नाटककार के रूप में देना है, ए इज द राइट आंसर आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मित्रों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक का नाम दिया गया, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंच निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। तो यही विकल्प एकदम फिट बैठ रहा है, बाकी सभी में त्रुटियां हैं। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंचनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक है। हम भारत को लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो सही जवाब यही बैठ रहा है, बी के साथ आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर पढ़ा जा रहा है। आपसे कह रहा है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है मित्रों। सभी विकल्पों को पढ़ो। पंचायत समिति और जिला परिषदीय अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के गठन होते हैं। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है मित्रों। सत्य कथन की बात करते हैं तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। सही जवाब बैठेगा, सी के साथ आंसर्स लग रहा है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है केंद्र और राज्य के मध्य
वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? नाम 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का नाम दिया गया। केंद्र और राज्य के मध्य जो है वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा होता है, ये बंटवारा कहाँ पे है? 7वीं अनुसूची में है, तो डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है डिक्री, क्षमादेश, अध्यादेश या फिर अधिसूचना? न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या जारी किया जा सकता है? क्षमादेश जारी किया जा सकता है, तो सी के साथ हम आंसर्स लगा लेते हैं। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 19 नंबर क्वेश्चंस में हम चलें तो आपसे कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार हैं? नाम मौलिक कर्तव्य का है, नीति निर्देशक तत्व का है, मौलिक अधिकार का है और प्राकृतिक कर्तव्य का नाम दे दिया गया। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ये मौलिक कर्तव्य है मित्रों। आपका सही जवाब जो बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय में मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभावी है? नाम गृह मंत्रालय का है, भारतीय मानक ब्यूरो का है, विदेश मंत्रालय का है और सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया है। आपसे पूछ रहा है भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो मित्रों जब प्रभारी की बात आती है तो आपका जो है भारतीय मानक ब्यूरो सही जवाब बनता है। शी इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से 4 युग्म दिए गए, सही युग्म का सुमेल नहीं है, आपको ये बता देना है कौन सा युग्म है जिसका सुमेल सही नहीं खा रहा है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ही है, हिमालयी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जोहराट है और जो है उष्ण वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है। तो आपको जो हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून लिखा है यही विकल्प गलत है, तो आप बी के साथ गोला भरना, बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर आ रहा है मित्रों। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको सही क्रम में इसे बिठाना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ है, नंबर 1 पे रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई, कोयले खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ या फिर कोयला निर्माण विकास निगम की स्थापना हुई? तो पहले रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ, ये रहेगा। उसके बाद जो है आपके कोयला विकास निगम की स्थापना हुई, दूसरे नंबर पे रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ मित्रों, और चौथे नंबर पे जो आएगा कोल इंडिया लिमिटेड की जो है स्थापना हो जाती है। तो जो सही जवाब बनेगा 1432 बनेगा, 1432 डी के साथ आंसर्स बन रहा है, तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? नाम हरियाणा का है, गुजरात का है, राजस्थान का है, पंजाब का नाम दिया गया। आपसे कह रहा है चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, तो वो स्थान आपका राजस्थान है। सही जवाब बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था 30.7% था, 31.8% था, 31.2% था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज आपको बताना है मित्रों, तो ये फाइनली 31.2% रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, 2011 के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? लिनस पॉलिंग का नाम दिया गया, रिचर्ड फेनमैन का नाम दिया गया, आर्थर वैनवर्क का नाम दिया गया और निकोला टेस्ला का नाम आपकी स्क्रीन पे दे रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक आपसे पूछा गया मित्रों। सही जवाब जो बन रहा है रिचर्ड फेनमैन बन रहा है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पे करता है, रेखीय गति का संरक्षण करता है, बर्नौली प्रमेय पे करता है या फिर अवोगाद्रो की अवधारणा पे करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है रेखीय गति का संरक्षण बनता है। सी के साथ आंसर्स लग जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए या फिर भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है
इको साउंडिंग की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो जो प्रयोग होता है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 28 नंबर पे चलेंगे। 28 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है सोलर सेल। सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? नाम अतिचालक का है, कुचालक का है, अर्धचालक का है और चालक का नाम दिया गया। सोलर सेल निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? जब हम सोलर सेल की बात करते हैं अर्धचालक के बने होते हैं। आपको बी के साथ आंसर्स देना है। अपना अगला क्वेश्चन 29 नंबर लाना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है। संवहनीय वर्षा कहलाती है, पर्वतीय वर्षा कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है या फिर उपयुक्त सभी कहलाती है। पीएच मान अगर 4.5 से कम होता है तो मित्रों लिए उसके लिए एक शब्द है अम्ल वर्षा। सही जवाब बनता है। तो बी के साथ हम राइट आंसर्स यहाँ पे लगाते हैं। पी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? नाम सोडियम का है, रोहोडियम का है, थोरियम का है और उपयुक्त में से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में कौन सा जो है उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है मित्रों? तो उत्प्रेरक के रूप में रोडियम लिया जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। फास्फोरस है, पोटेशियम है, बोरान है और सल्फर का नाम दिया गया है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है मित्रों, वो आपका फास्फोरस है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? नाम मछली का है, दाल का है, अंडा का है, सब्जी का नाम दिया गया। कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मित्रों? तो सभी अमीनो अम्ल आपके अंडा में पाए जाएंगे। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेल सही नहीं है। पेंडोलॉजी पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन, यही गलत है। बाकी एंथ्रोलॉजी आपके फूलों का अध्ययन होता है, एंटमोलॉजी आपके जंतु विज्ञान की शाखा अध्ययन होता है और ट्रेफोलॉजी आपके पोषण का अध्ययन होता है। तो सही जवाब वही एंडोलॉजी कर लो, पौधे के जीवाश्म का अध्ययन। सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? नाम सारगैसों का है, रेडिमेनिया प्लाटामा का दिया गया और लेमिनेरिया का दिया गया और क्रांडस्से का नाम दिया गया। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? शैवाल से आयोडीन की जो प्राप्ति होती है मित्रों, वो आपका सही जवाब बैठता है लोमिनेरिया। सही जवाब बी इज़ द राइट आंसर्स बैठ रहा है। तो बी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? नाम Mg का है, Pt का है, Cu का है, Hg का नाम दिया गया। कौन सा जो है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है? तो विस्थापित करने में Mg आगे आती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 36 नंबर पे चलते हैं। 36 नंबर कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए सम्मानित किया गया? नाम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए है, जीन के संश्लेषण के लिए है, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए है या फिर उनमें से कोई नहीं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कारक के लिए जो है सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इस द राइट आंसर्स लगा लें। 37 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नाम स्लाइलैक्स का दिया गया, नेपेंथेस का दिया गया, नीरियम का दिया गया और एकेसिया का नाम दिया गया। कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ता है? कीट पकड़ता है। सही जवाब जो है नेफेथेक्स का दिया गया है। सही जवाब सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से आपका सीलियक रोग होता है? सीलियक रोग हो जाता है। विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है या फिर विटामिन के का नाम दिया गया। सीलियक रोग की बात करते हैं, विटामिन B12 का नाम आता है, बी के साथ आंसर्स बन जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ।
39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है जीवद्रव्य, केंद्रक द्रव्य, बहुप्रद्रव्य और कोशिका द्रव्य। आपसे जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है पूछा गया, तो सही जवाब कोशिका द्रव्य के साथ बैठेगा, डी के साथ आंसर्स लगेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। हम 40 नंबर क्वेश्चंस पे अपने चलते हैं। आपसे कह रहा है पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? जीन बैंक है, फील्ड जीन बैंक है, इन विट्रो जीन बैंक है या फिर क्रायो बैंक का नाम दिया गया है? कौन सी है मित्रों? पादपों के विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण की जो टेक्निक होती है मित्रों, वो फाइनली इन विट्रो जीन बैंक होती है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पे चल रहा है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2010 में? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया मित्रों? तो ये सबसे पहले 2002 में जारी किया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन रहा है। इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 42 नंबर पे चलते हैं। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्यान करता है? नाम शोली मॉडल का है, लुइस मॉडल का है, वकील ब्रह्मानंद मॉडल का है और हैरिस टोरडो मॉडल का नाम दिया गया है। सही जवाब क्या बनता है? तो सही जवाब हैरिस टोरडो मॉडल बनता है। डी के साथ हम सही जवाब बना रहे हैं। डी इज द राइट आंसर्स लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आता है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड का आपको प्रयोग करना है। चित्रकारी के लिए क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछ रहा है मधुबनी कहाँ की है? आपके बिहार की होती है। तो मधुबनी आपके बिहार की हो गई मित्रों। उसके बाद क्या आता है? लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की हो जाती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की आपकी वर्ली हो जाती है। वर्ली है ना, महाराष्ट्र की वर्ली होगी। और पट्टचित्र जो है आपके उड़ीसा का हो गया। तो सी का पहला जहाँ पे दिखाई दे वही आंसर है। सी का पहला डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर डी ही बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 44 नंबर करते हैं। आपसे कह रहा है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? कर और मुद्रास्फीति, मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी या फिर उत्पादन का मूल्य और लागत? फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है संबंध स्थापित करता है? तो किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगता है। बी के साथ राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए मित्रों। आपको बताना है सही जवाब क्या बनेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र का नाम है और राज्य से अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है आपसे। जैसे हम कहलगांव की बात करते हैं तो कहलगांव आपके बिहार में पाया जाता है, जबकि खुनगौर की बात करें मध्य प्रदेश में है। कोरबा की अगर बात करते हैं मित्रों तो कोरबा आप जानते हो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और कुडुक्की कहाँ पे है? आपके कर्नाटका में है। तो डी का तीसरा जिसमें हो वही सही जवाब है। डी का तीसरा इसमें है और फाइनली जो आपका ए है ए का दूसरा इसमें है। तो सही जवाब डी के साथ बैठ रहा है। डी इज द राइट आंसर आपको लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आ रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एडम स्मिथ, बेल्स ऑफ नेथन का नाम दिया गया। जेएम कीन्स, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। और गुनार मेर्डल की बात है, एशियन ड्रामा है। कार्ल मार्क्स की बात है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशंस की बात आ रही है। अगर हम बात करते हैं मित्रों कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन की बात हो रही है, वही सुमेल नहीं खा रहा है। डी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आ रहा है। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? मणिपुर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या फिर 7 पूर्वोत्तर राज्यों में? अगर बात करते हैं मित्रों तो ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA यानी अफसा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है मित्रों मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959 में, 1965 में, 1961 में या फिर 1963 में? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में फाइनली घोषित किया गया। तो सही जवाब डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 49 नंबर पे चलें तो आपसे कह रहा है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और ट्रेजरी बिल का नाम दिया गया। कौन शामिल नहीं है मित्रों भारतीय मुद्रा बाजार में? तो आपका शामिल नहीं है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है। आपसे कह रहा है
पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, बुनाई के लिए, शराब के लिए, या ये सभी के लिए जाना जाता है? पोचमपल्ली की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो बुनाई के लिए फेमस है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। तो क्लास आपकी कंप्लीट होती है। इस 50 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।